हेलो क्लास 9 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के मोस्ट 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 लेकर आ गया हूं। इसके अंदर आपको 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको 3 पार्ट्स वीडियो के अंदर मिलेगा। आज पार्ट 1 है तो इसके अंदर मैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। ये वीडियो का लेंथ लगभग 10 मिनट के अंदर होगा और 10 मिनट के अंदर मैं आपको 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझा दूंगा। और ये 3 वीडियो अगर आप देखते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तो इसके अंदर आपको पूरा सेल चैप्टर का पूरा कंक्लूजन जो है, पूरा चैप्टर का ओवरव्यू, समरी, हर चीज ए से लेके जेड तक, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, ट्यूशन हो, हर जगह का क्वेश्चन, कहीं भी ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसका दावा ये मैं कर रहा हूं। चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल थ्योरी, हु प्रपोज्ड इट एंड व्हेन, राइट द 3 मेन स्टेटमेंट्स ऑफ सेल थ्योरी, हाउ डज इट यूनिफाई ऑल ऑफ बायोलॉजी। सेल थ्योरी एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल है बायोलॉजी का। On an important observation about living organisms is that all organisms are made up of cells। जैसे कि हमको पता ही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो सारे सेल से ही बने हुए हैं। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड थ्रू द वर्क ऑफ 3 साइंटिस्ट्स। सेल थ्योरी को 3 लोगों ने मिलकर दिया था। अब बारी-बारी करके समझते हैं। सबसे पहला 1838 के अंदर मैथियस लेडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, रिपोर्टेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। 1839 के अंदर छोटे सोमान जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, बोलते हैं कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चो जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एक्सपेंड करते हैं सेल थ्योरी को और बोलते हैं कि नए सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल्स। तो चलो अब मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले एक हीरो आते हैं जिसका नाम था मैथियस लेडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये बोलते हैं कि जितने भी प्लांट्स है ना वो सारे सेल से ही बनकर मिले। उसके बाद एक और हीरो आते हैं जिसका नाम था थियोडोर स्वान। स्वान एक डक का नाम है तो हम समझेंगे कि वो एनिमल को जूलॉजिस्ट था, ठीक है। वो बोलते हैं कि जितने भी प्लांट्स है ना वो सारे सेल से बनते हैं। तो बाद में कहानी के अंदर एक मोर आता है और रुडोल्फ विर्चो एंट्री करता है। वो इस सेल थ्योरी को एक्सपेंड करता है और बोलता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जितने भी नए सेल्स है ना वो प्री एक्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। 3 स्टेटमेंट्स ऑफ क्लासिकल सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के 3 स्टेटमेंट्स क्या दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। स्टेटमेंट 2, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बीइंग्स। सेल जो होता है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है सभी लिविंग बीइंग्स के अंदर। स्टेटमेंट 3, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी नए सेल्स है ना वो पुराने सेल से ही बनते हैं। ये 3 स्टेटमेंट था। हाउ इट यूनिफाइज बायोलॉजी, ये पूरे बायोलॉजी को कैसे जोड़ कर रखता है। देखो ये थ्योरी यूनिफाइज करता है बायोलॉजी को फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक हर चीज को ना यूनिफाई करके जोड़ के रखता है। एंड एक्सप्लेन लाइफ कंटिन्यूटी थ्रू सेल डिवीजन, और लाइफ कैसे चल रहा है हमारा, कैसे हमारा जनरेशन चल रहा है इसको समझाता है सेल डिवीजन के थ्रू। इट मींस दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स इज बिल्ट फ्रॉम सेल्स एंड ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग लाइफ। ये मैटर नहीं करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, ये बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे सेल से ही बनकर बने हैं। ये एक छोटा सा इसका थी है। हमको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक 1665 में पहला ऐसा इंसान था जो डेड सेल को डिस्कवर किया था। माइक्रोस्कोप के अंदर 200 से 300x जूमिंग होता है उसका माइक्रोस्कोप, और वो जो डिस्कवर किया उसको वो सेल का नाम दे दिया क्योंकि वो छोटा सा स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा था। दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, वेयर डज इट अकर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अब माइटोसिस और मियोसिस के कुछ डिफरेंसेस हम देखते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे नए सेल्स फॉर्म होते हैं प्री एक्जिस्टिंग सेल्स को जोड़ के। इसमें से एक आता है माइटोसिस और एक आता है मियोसिस। अब इसको हम बारी-बारी करके समझते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन, माइटोसिस के अंदर माइटोसिस मतलब एक डिवीजन हो रहा है और मियोसिस 2 डिवीजन। मियोसिस में 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनता है। तो मियोसिस के अंदर 2 डिवीजन हो रहा है, ठीक है। डॉटर सेल्स एक डिवीजन हो रहा है तो 2 बच्चे बनेंगे, और 2 डिवीजन हो रहा है तो 4 बच्चे, 1 के 2 बनते हैं, 2 के 4 बनते हैं। वही बात है। जेनेटिक नेचर का बात करें तो माइटोसिस 1 के 2 ही बन रहे हैं, मतलब सेम बन रहा है तो जेनेटिकली उसका सेम होगा। और वहीं पे मियोसिस 2 से 4 बन रहा है, अलग-अलग बन रहा है तो वेरिएशन आएगा। इसके अंदर नॉन आइडेंटिकल पार्ट्स हैं मियोसिस के अंदर और माइटोसिस के अंदर आइडेंटिकल है। क्रोमोसोम के नंबर का अगर बात करें तो पेरेंट में जो रहेगा वही सेम रहेगा बच्चे में भी, और मियोसिस वाला में आधा हो जाएगा, 2 का आधा इसमें बढ़ जाएगा, आधा इसमें बढ़ जाएगा, तो हाफ ऑफ पेरेंट सेल हो जाएगा। डीएनए कंटेंट माइटोसिस के अंदर सेम एज पेरेंट और वही मियोसिस के अंदर हाफ कंपेयर टू पेरेंट। अकर्स इन बॉडी के अंदर होता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, और इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मियोसिस के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है। एनिमल्स के अंदर ऑल डिवाइडिंग बॉडी सेल्स हो जाएगा, और ये मियोसिस के अंदर टेस्टिस हो जाएगा, ओवरीज हो जाएगा। प्लांट्स के अंदर ग्रोइंग रीजन हो जाएगा, और ये मियोसिस के अंदर एंथर्स में ओवरीज में होता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो माइटोसिस के अंदर सिग्निफिकेंस है, ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, मेंटेनेंस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वहीं पे मियोसिस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, हर चीज की तरह। माइटोसिस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और मियोसिस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। माइटोसिस क्या होता है। तो एवरी ह्यूमन बीइंग्स लिव एज अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, दिस वन सेल डिवाइड्स रिपीटेडली थ्रू माइटोसिस टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो बस जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है ना उनका एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग है और वो एक सेल रिपीटेडली डिवाइड करता है और वही जाकर फिर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बना देता है। माइटोसिस जो होता है वो 2 सेम तरह का डॉटर सेल्स बनाता है जिसके पास सेम डीएनए होता है और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि उसके पास पेरेंट सेल के पास होता है। ये जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन कर रखता है, यहाँ पे वेरिएशन नहीं आता, सेम चीज बस ट्रांसफर होते जाता है।
और मियोसिस के अंदर सेम उल्टा है, एक पेरेंट सेल दो में बटेंगे, आधा इसको दे देगा, आधा इसको दे देगा। इसके अंदर वेरिएशन आएंगे, सेम मेन पेरेंट्स की तरह दोनों बच्चा नहीं रहेगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी आएगा, ये हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनी 5 सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकार्टिक सेल्स। यूकार्टिक सेल्स के अंदर बताना है। तो यूकार्टिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेन्स इंडिपेंडेंटली एंड एट द सेम टाइम अ सेल इज लाइक अ सीन। ये नाम बताना है हमको, डायरेक्ट सेल ऑर्गेन्स के बारे में बताते हैं। सेल ऑर्गेन्स के पहला होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस वाले ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है विद पोर्स, जिसके पास कुछ कुछ छेद रहते हैं उसके अंदर, फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करता है। कंटेन्स न्यूक्लियोलस, इसके पास न्यूक्लियोलस होता है, जो कि न्यूक्लियोलस क्या है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो साइट है राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस का। और इसके पास क्रोमोसोम भी होता है। क्रोमोसोम क्या चीज से बनता है, तो वो डीएनए प्लस प्रोटीन से बनता है। डीएनए क्या होता है, तो डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो फंक्शनल सेगमेंट करते हैं कैरिंग जेनेटिक में। जीन्स मतलब क्या होता है कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन तक कोई भी जीन्स, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो पास होता है उसको हम बोलते हैं जीन्स। और न्यूक्लियस होता है ये कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। सेल का कंट्रोल सेंटर कौन है, सेल का कंट्रोल सेंटर जो है वो न्यूक्लियस है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा सेल ऑर्गेन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर ऑफ द सेल बोलते हैं। यहाँ पर पावर जनरेट होता है। सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। एक बाहर का मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है और उसमें छेद छेद होता है, और अंदर का मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड इनटू सिंगल लाइक पोजीशन। तो बाहर का मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है, उसके अंदर छेद होता है ताकि मटेरियल अंदर घुस पाए, और अंदर का मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड जैसा होता है ताकि सरफेस एरिया को बढ़ा पाएगा। उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाता है। ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन हेयर, एनर्जी रिलीज स्टोर एज एटीपी। यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी टूटता है, एनर्जी बनता है और एटीपी के फॉर्मेट में प्रोड्यूस होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेलुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, और इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम है। तीसरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, एक लार्ज नेटवर्क जो स्प्रेड थ्रूआउट साइटोप्लाज्म, एक बड़ा सा नेटवर्क जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो राइबोसोम से अटैच होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और सिक्रेशन में। और वहीं पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके पास राइबोसोम्स नहीं होता है, क्योंकि ये सरफेस से अटैच नहीं है इसलिए ये स्मूथ है। इसके अंदर सिंथेसिस होता है और स्टोरेज होता है फैट्स और हार्मोन्स का। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सेक्स बनता है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर थली जैसा रखा हुआ है। ये मॉडिफाई करने में काम करता है, शॉर्ट्स में और पैकेजिंग करने में काम करता है, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टिंग में काम करता है, सिक्रेशन में काम करता है, और लाइसोम के फॉर्मेशन में भी गोल्गी एपरेटस का बहुत ही बड़ा योगदान है। फंक्शनली लिंक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल मेम्ब्रेन। उसके आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को तुमने सुना होगा, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है जो एंजाइम से भरा हुआ है। ये ब्रेक डाउन करता है अनवांटेड प्रोटीन, जो काम का चीज नहीं है उसको ये ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है, फैट्स को और डैमेज पार्ट्स ऑफ द सेल को, और कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी, और उसको साफ और हेल्दी रखता है। प्रोडक्ट्स रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म फॉर यूज। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स जो भी रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो भी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं उसको बाहर जो फेंक देगा, फिर उसको रीयूज करने के लिए उसको यूज किया जाता है। एडिशनल अगर हम बात करें तो एक राइबोसोम होता है। ये सब के बारे में हमको 5 ही बोला था, तो 5 के बारे में हमने पढ़ा। राइबोसोम जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं, वैक्यूल्स जो स्टोरेज सेंट्रल वैक्यूल्स काम करता है, प्लास्टिड जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, ये सभी आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स इन डिटेल, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, हाउ डज अ बैक्टीरियल सेल डिफर फ्रॉम अ प्लांट सेल। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमको बताना है, ठीक है। तो प्रोकार्योटिक मतलब जो थोड़ा पुराना वर्जन है, और यूकार्योटिक जो कि थोड़ा नया वर्जन है। जो पुराना वर्जन होगा उसके अंदर थोड़ा सा कम ही होगा, पुराने टाइप का होगा, सेल का साइज भी छोटा होगा। पर जो एक नया वर्जन है वो एक नया तरीके का है, नया उसके अंदर बेनिफिट्स होगा, नया टेक्नोलॉजी होगा, पुराना वाला पुराने तरीका होगा। भाई ये थोड़ा ओवरऑल आइडिया मैंने दे दिया। अब देखो प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है, पहले होता है और वेल डिफाइंड नहीं होता है। और वहीं पर जो यूकार्योटिक सेल है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, साथ ही में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। डायमीटर का अगर बात करें तो प्रोकार्योटिक वाला पुराना है तो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक, और यूकार्योटिक थोड़ा नया है तो इसके अंदर 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। मतलब ये बड़ा है, ये लार्ज है, और ये था ये स्मॉल था, ठीक है। साइज का अगर बात करें तो ये स्मॉलर है, ये लार्जर है। नंबर ऑफ सेल्स का बात करें तो प्रोकार्योटिक पुराना वर्जन है तो मोस्टली ये यूनिसेलुलर होता है, और नया वाला यूकार्योटिक सेल्स ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रोकार्योटिक पुराना वाला है तो एब्सेंट होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस इसके अंदर भी एब्सेंट होगा, और जस्ट इसका अपोजिट यूकार्योटिक के अंदर ये प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा। सेलुलर एक्टिविटीज की बात करें तो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ये प्रोकार्योटिक वाला का, और स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स के अंदर। प्रोकार्योटिक पुराना वर्जन है तो सारा काम इसका साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो जा रहा है, और यूकार्योटिक एक नया वर्जन है। यूकार्योटिक के अंदर जितना भी काम होगा वो सेल ऑर्गेन्स के स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर होगा। डीएनए का अगर बात करें तो प्रोकार्योटिक के अंदर सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल है जो कि एसोसिएट है प्रोटीन्स के साथ, और कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोकार्योटिक के अंदर कोई भी बाहर से उसका मेम्ब्रेन नहीं है, पर यूकार्योटिक के अंदर पूरा अच्छा से मेम्ब्रेन है, पूरा न्यूक्लियस भी है। एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोकार्योटिक पुराना वाला जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, वहीं पे यूकार्योटिक जो कि नया वाला है, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फंगी हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ये सब यूकार्योटिक हैं जो कि एक नए वर्जन में आते हैं।
अब बैक्टीरियल सेल वर्सेस प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन तीनों को एक ही बार में मैं डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझना आसानी पड़े। पहला बात सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है और सेलेक्टिवली हर चीज को नहीं आने देता है, जो काम का चीज होता है वही अंदर घुसने देता है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट है, प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट है और एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट है। सेल वाल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, पर एनिमल्स के अंदर एब्सेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट है बैक्टीरियल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है बैक्टीरियल सेल के अंदर, प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट का बात करें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर एब्सेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है और इसके अंदर एब्सेंट है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बात करें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर एब्सेंट है, बैक्टीरियल सेल के अंदर एब्सेंट है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है। गोल्गी एपरेटस जो है वो आपको बैक्टीरियल सेल के अंदर एब्सेंट है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है। सेम इसी तरह से राइबोसोम और लाइसोसोम के बारे में दिया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पोटैटो एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस ऑफ अ सेल। देखो पोटैटो एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जैसे कि आप मटेरियल लिए, दो पोटैटो पीस लिए, इक्वल साइज का है और दो बीकर लिए, एक में प्लेन वाटर है और एक में सॉल्ट वाटर है, एक में प्लेन पानी है, एक में थोड़ा सा नमक वाला पानी है, ठीक है। उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप स्टार्टिंग में दोनों का वेट बराबर कर लो और दोनों का वेट बराबर करके हमको दोनों के अंदर डालना है, ठीक है। एक में प्लेन वाटर में रखे और दूसरा जो है वो वीक वाटर में रखे और उसको 1 घंटा तक आपको छोड़ देना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो हम प्लेन वाटर में रखे थे वो क्या होता है कि आलू जो था थोड़ा फूल जाता है, अपने नॉर्मल साइज के अकॉर्डिंग आलू है जो थोड़ा फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, उसका वेट बढ़ जाएगा। और वहीं बिकट बी में जहां पर हमने सॉल्ट वाटर मिलाया था वो पोटैटो जो है सिंक कर जाएगा, थोड़ा सा सुकुड़ जाएगा, वेट उसका लॉस हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ? जब हमने एक प्लेन वाटर में आलू को रखा तो वहां पर वो फूल गया और वहीं पे सॉल्ट वाटर में हमने रखा आलू को तो वो आलू मतलब सुकुड़ गया, वेट उसका कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अलाउज वाटर टू मूव इन एंड आउट बट नॉट शुगर और सॉल्ट मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो वाटर को अलाउ करता है कि अंदर भी आने देगा और बाहर भी जाने देगा, पर यहाँ पर अगर सॉल्ट वाटर जो होता है वो अलाउ नहीं करता है। सेल मेम्ब्रेन सॉल्ट वाटर को अलाउ नहीं करता है कुछ भी आना जाना, पर प्लेन वाटर को अलाउ करता है, इसलिए वहां पर वेट बढ़ गया। वाटर जो है मूव्स फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन इनटू सेल्स। फर्स्ट वाला में प्लेन वाटर था तो सेल मेम्ब्रेन ने अलाउ कर दिया, इसलिए उसके पानी जो है आलू के अंदर भर गया, इसलिए उसका वेट बढ़ गया। और सेकंड वाला कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्ट को अलाउ नहीं किया अंदर आने के लिए, इसलिए उसका वजन जो है वो बढ़ने के बदला घट गया, सुकुड़ गया, ठीक है। उसके बाद इन्फ्रेंस क्या होता है, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेलेक्टिव पर्मेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन, आप सब चलते हैं दो पार्ट्स के बारे में, एक है डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही समझा दूंगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है और आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना।